मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। आज बहुत दिन के बाद जो दिसंबर की सुबह भाई मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। शायद मैंने सो थोड़ा ज्यादा लिया उस वजह से या वैसे ही मुझे आप लेट हो गए यार। आज है ना मतलब 13 दिसंबर है, ठीक है, तो समझे कि 13-12 दिन के बाद आज जो सुबह मुझे प्रॉपरली अच्छी खुशगवार सुबह लगी, दिसंबर वाली। वैसे आज खुशगवार, आज खुशगवार भी थी और आज कंपैरेटिवली ठंड भी थोड़ी है, यानी फील आई है थोड़ी सी कि ये दिसंबर का जैसे आगाज होता है उसमें थोड़ी बहुत सर्दी हमें फील होती है। लेकिन वही कल हम बात कर रहे थे कि पता नहीं क्या रीजन है कि अभी तक जो दिसंबर वाली सर्दी है वो नहीं आई, और वो हम लाहौर में इन दिनों में तो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। अच्छा, मैंने ये बात पता है क्यों किया? मैंने इसलिए की कि हम अलग सुबह उठते हैं ना, जो पहला काम हमारे जहन में आता है हमारे दिन के काम होते हैं। जैसे हमारी सुबह की जॉब, दिन की कोई कमिटमेंट है, कोई एंगेजमेंट है, लेकिन हम उस सारी एक्टिविटी के अंदर ये खूबसूरत सी सुबह का मजा लेना भूल जाते हैं कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज सुबह की सूरत में पैदा की है। आज आप कह रहे हो कि उसका काम नहीं है। नहीं, काम तो खैर था मेरे पास, लेकिन मैंने थोड़ा सा फोकस कर लिया 5-10 मिनट ना, तो आई वाज जस्ट फीलिंग फ्रेश। अब मैं बता क्यों रहा हूँ कि भाई ऐसा कीजिए कि जरा नेचर के साथ थोड़ी दोस्ती लगाइए, अलग सुबह उठ के परिंदों की चहचहाट, हवा शवा, ये जरा अच्छा होता है, आपका दिन अच्छा हो जाता है इससे, क्योंकि वैसे ही आप सारा बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं आप। सुबह सुबह बंदा यही सोच रहा था, घर का दरवाजा लॉक हुआ था, मतलब सुबह उनके दिमाग को बिजी कर देते हैं, वी रिमेन इन टेंशंस होल डे, और इस तरह पाकिस्तानियों के ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए कल थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी हाई हुआ क्रिकेट फैंस का, और इनफैक्ट भाई इसकी तो हेडलाइन ये है कि जो हमने सोचा था ना वही हो गया, या कल जो हमने प्रेडिक्ट किया था अरमला हसन, हम 2 टेस्ट इकट्ठे हार गए पाकिस्तान। बिल्कुल, मुल्तान टेस्ट में भी पाकिस्तान फेल हो गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से सीरीज जीत ली है इंग्लैंड ने कल के मैच में, और चौथे रोज कौमी टीम 328 रन पर ढेर हो गई। बिल्कुल, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ने एक जन्म लिया, और वो अंपायर की उंगली एक बार फिर कल आपको पता है अंपायर की उंगली भी बड़ी फोकस रहती है पाकिस्तान में। कल अंपायर की उंगली ऊपर चली गई। सऊद शकील साहब जो कि आई थिंक 94 रन पे खेल रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट, बहुत अच्छी इनिंग थी उनकी, बड़ा जबरदस्त मुकाबला कर रहे थे, वो आउट हो गए, और उनके कैच के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और जो मैंने इनफैक्ट रिप्ले में देखा, जो रिप्ले में नजर आ रहा था, भाई लग रहा था कि ये कैच नहीं है। अच्छा। और अगर थर्ड अंपायर ऑन कैमरा आके ये कह भी रहे थे, उनकी आवाज भी आ रही थी कि आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट टच द ग्राउंड और नॉट। अगर आपको श्योर नहीं है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अब बैट्समैन को देना, जो बेचारा 94 रन पे खेल रहा है, इतनी मुश्किल से इनिंग लेके चल रहा है। अगर आपको डाउट ही है, वैसे डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लियरली बॉल जो है ना, इट लुक्स हिटिंग द ग्राउंड। और इस एक जो ये देखे ना, इस एक फैसले ने पूरा मैच तब्दील करके रख दिया, और मैच समहाउ हमारे हाथ से निकल गया। और फिर बाबर आजम की वही बातें, हमने बहुत गलतियां की हैं, हम सीखेंगे। बाबर भाई, आपने गलतियां की हैं, आप जब थोड़ी ज्यादा करना शुरू हो गए, अब थोड़ा सीख लेना। अब एक मैच में तो वापस आ जाते, कम से कम एक थ्रिल तो रहता है सीरीज में। बहरहाल हार गए, और इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेली वंस अगेन। बड़ा थ्रिलिंग उनकी तरफ से हुआ, और बड़ी डेयरिंग क्रिकेट खेली। जैसे हम पहले बात कर थे कि उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए टेस्ट क्रिकेट को लेकर, जो कि बहुत इटसेल्फ 4 दिन में मुका दिया मैच। मतलब इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो पाकिस्तान जी मैच हार गया और सीरीज भी हार गया, लेकिन अभी एक मैच रहता है, वो आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। और देखते हैं कि उस मैच में क्या रिजल्ट आता है। पाकिस्तानी टीम को कम बैक करना चाहिए, लेकिन एज पर सोशल मीडिया सोर्सेस पाकिस्तान की टीम जो इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए उम्मीदवार थी, कल की हार के बाद पाकिस्तान उसमें से भी निकल गया। वो मेरे पास, मैंने बस चलते चलते की स्टोरी देखी थी, उसमें से भी अब पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो गए। सो दिस इज समथिंग ग्रेट कंसर्न। हम इस पे आगे बात करेंगे, वैसे क्रिकेट पे थोड़ा इसको मजीद डिस्कस करेंगे। मौसम की बात कर लेते हैं, चलें आप कर लें मौसम की बात हम करेंगे। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, ओवरसीज। अच्छा, दूसरी जानिब कल हमने इंग्लैंड के भी कुछ मनाजिर देखे, वहां पे भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई, लेकिन वहां की जो बर्फबारी थी वो बहुत ही कुछ अजीबो गरीब इस तरह साबित हुई कि वो ज़हमत बन गई लोगों के लिए। ज़मीनी फिजाई रास्ते मुनक़ता हो गए, फिर ये जो आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, इस तरह के भी बहुत सारे मसाइल रहे वहाँ पर। सो ये पहली बर्फबारी थी, लेकिन मीडिया के मुताबिक जो सड़क है उस पर बर्फबारी के बायस कई गाड़ियाँ भी आपस में टकराई और उनकी तवील कतारें भी लगी रही, और वेस्ट जो मिडलैंड्स है उसमें ट्रेन सर्विस मुतासर हुई, कई परवाज़ों को मुअत्तल करना पड़ा, और ये जो स्क्वायर फाउंटेन है वो भी जम गया इंग्लैंड का, लंदन का स्पेसिफिकली, वहाँ पे भी कुछ ऐसे मनाजिर देखने में आए। सो बर्फबारी लोगों ने एंजॉय तो की कल। जो लोग इंग्लैंड में मौजूद थे सबके इंस्टाग्राम स्टोरीज,
सबके फेसबुक प्रोफाइल बर्फबारी से भरे हुए थे, लेकिन हमने ये वाले विजुअल्स तो देखे नहीं। अच्छा, ये बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं। आई मीन जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। और वेस्ट मिडलैंड्स की आपने जिक्र किया, तो वहाँ पे एक जो बर्फीली झील है, यहाँ पे 3 बच्चों के डूब कर हलाक होने की भी इत्तलात हैं। और ग्लॉस्टरशायर के अंदर बहुत सारी गाड़ियां थी जो कि आपस में टकराई हैं और बड़ा नुकसान वहां पे हुआ है। सो ये आप देख भी सकते हैं मनाजिर। ओहो हो, क्योंकि अब अच्छा ये बड़ी होती है ना, स्लिप होती है, गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती। आप लोग भी, बहुत सारे लोग बर्फबारी देखने चले जाते हैं, हल्की कमजोर गाड़ियों पे भी, और उसके साथ साथ ऐसे इलाकों में लोग वहां पे एडवेंचर करने की ड्राइविंग के साथ कोशिश कर रहे होते हैं जहां पे नहीं करना चाहिए, गाड़ी रोड ग्रिप नहीं करती है। नॉर्मली कहते हैं कि टायर्स के ऊपर चेन्स होनी चाहिए जब आप बर्फबारी में जाए, लेकिन फिर भी उस चेन के बावजूद बहुत सारे लोगों को ये मसाइल होते हैं। तो बर्फबारी अगर आप एंजॉय करने जा रहे हैं, प्रॉपर एहतियात के साथ जाएं, वरना अल्लाह ना करे इस तरह के मसाइल की सूरत में आपको तो नुकसान होता है, आपकी गाड़ी को भी नुकसान होता है, लेकिन आगे जो लोग होते हैं या दीगर लोग हैं उनको भी आप नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी टिकटॉक बन रही होगी फिर बनाते बनाते लोग बना रहे होंगे, ये देखो क्या हुआ है। खैर जी, इससे पहले कि हम बड़ी खबर की जाने बढ़े, मुल्की मईशत की हालत तो आपको पता ही है। जो एक बेतबारी है ना मुल्की मईशत पे या रियासत के हवाले लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरह से शेक हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का बड़ा मुल्क है, लेकिन इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, इसके असरात पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत पर पड़ रहे हैं। जो अच्छा, पहले हम ब्रेन ड्रेन का जिक्र करते थे, अब तो हर किस्म का ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान से जाने की कोशिश करता है जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सियासी हालात से लोग परेशान हैं, इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल आपको पता है। तो एक रिसर्च हमारे पास, इनफैक्ट एक स्टोरी है कि इस साल 7,65,000 नौजवान मुल्क से बाहर चले गए इस साल, और ये बहुत बड़ा नंबर है। 6,25,000 2019 में गए थे, 2,25,000 220 में गए थे 2020 में, और 2,88,000 2021 में ऐसे नौजवान थे जिन्होंने बैरून मुल्क मुलाजमत को तरजीह दी। कुछ दस्तावेजात एक्सप्रेस न्यूज़ को मिली, आपको हम उसका एक ग्राफिकल डिस्प्ले भी दिखा रहे हैं, जिसमें जिनके मुताबिक रवा साल 92,000 से ज़ायद ऐसे ग्रेजुएट्स थे, 3.5 लाख तरबियती याफ्ता जो ट्रेंड लेबर था हमारा, और 3 लाख से ज़ायद गैर तरबियती याफ्ता नौजवान समंदर पार चले गए। दे प्रेफर टू गो अब्रॉड, और बेहतर रोजगार के लिए जो गए हैं लोग, इनमें 5,534 इंजीनियर, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 से जायद अकाउंटेंट्स, 2,600 जरी माहिरीन, 13,000 मुख्तलिफ सुपरवाइजर, 16,000 मैनेजर्स, और इसी तरह मुख्तलिफ शोबों के कई हजार लोग हैं जो बहुत सारे लोग। हाँ, और ये इतनी बड़ी तादाद है इन लोगों की बैरून मुल्क जाने की। और इमरान ने जो ब्रेन ड्रेन का कहा, ये बेसिकली इसकी एक फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसमें लोग प्रेफर करते हैं। और एक और मैं कल पढ़ी थी कहीं पे कि अगर 73% पाकिस्तानी को अगर बाहर जाने का मौका मिले तो वो प्रेफर करेंगे कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहने को प्रेफर नहीं करेंगे। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मुल्क के हालात हैं, इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो फौरन यहाँ से चले। बिल्कुल जी, बहुत लंबा इंट्रो हो गया हमारा आज। बहुत सारे लोग जो सियासी खबर सुनना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, सो हम बड़ी खबर की जाने पड़ते हैं। अच्छा जी, मुख्तसर आपको बता देते हैं। वैसे तो आपको मालूम है असम्बलियां तोड़ने का जो मामला है ये गले की हड्डी बन गया है इमरान खान के लिए। अब वो कर नहीं पा रहे हैं, कह बैठे हैं। इमरान खान अपने मौके पर डटे हैं कि नहीं, रवा माह दिसंबर में, मैंने कल कह रहे थे, मैंने कहा ना दिसंबर तक इंतजार करे, तो वो दिसंबर का कह रहे हैं या बार बार दोहरा रहे हैं। दूसरी जानिब जो परवेज इलाही हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। चौधरी शुजात से उनके राब्ते भी बहाल हो चुके हैं और चौधरी शुजात के आगे भी राब्ते बहाल हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग हो रही है सिचुएशन। इस वक्त इख्तलाफ राय बहरहाल मौजूद है। सारी सूरत हाल में PTI अपनी जो हिकमत अमली है वो तब्दील कर रही है। असम्बलियां एक वक्त के बजाय मरहलावार तोड़ने का फैसला सामने आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक नहीं होगा। खैर देखते हैं, पंजाब असेंबली पहले उनका ख्याल है कि तोड़ दी जाए, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का नंबर आए। इतनी देर में तो इलेक्शन भी आ ही जाएंगे। इस वक्त एक एहतजाजी तहरीक भी अनबलासन चल रही है और इसके साथ साथ इलेक्शन मुल्क बचाओ ये भी चल रहा है। बिल्कुल, इंतखाबी मुहिम में तब्दील हो चुकी है जो तहरीक है, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि जो इस बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता जो है वो इलेक्शन है। और शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया गया कि ना इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे, ना वक्त से पहले जनरल इलेक्शन होगा। दूसरी जानिब लीगी कायद नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नून लीग ने अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी है। मैं क्यों जाऊंगी? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया है। और इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जाकार एंकर पर्सन समर अब्बास मौजूद हैं। समर, सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल।
ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब के वापस आने की तैयारी है, एक तरफ राबते बहाल हो रहे हैं, तीसरी जानिब इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा, ऐलान किया है, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये जो कयास हुआ है, हमें भी समझ नहीं आ रही कि हमने पहली बात, हाँ घड़ी हुई, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने पहली बात करनी कौन सी है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। तो आप बताएं, आप सबसे पहले कौन सी बात करेंगे? Thank you so much, Amla. Thank you so much, Imran. Good morning to both of you and your viewers. देखिए, पाकिस्तानी सियासत का भी इस वक्त एक टेस्ट मैच चल रहा है। इमरान खान साहब चाह रहे थे कि वो T20 की तरह लेकर चलते इस सियासी खेल को, लेकिन अब ये टेस्ट मैच ही बनता जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने पिंडी में अनाउंसमेंट की थी 26 तारीख को, उसमें लगा ये था कि इमरान खान साहब जो है वो फौरी तौर पर ही इसको कर देंगे, असेंबली एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में तहलील कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर परवेज इलाही साहब ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब के पास जो वजारत आला है वो बोनस में मिली है, और वो 7 महीने रहती है, 5 महीने चलती है। उन्हें पता है इसके बाद उनके पास ऐसा कोई चांस नहीं कि वो दोबारा पंजाब के वजीर आला बन सके। तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम जितना उनके पास है वो इसको लगाए और वजारत आला एंजॉय करे पंजाब की। इसीलिए उन्होंने इमरान खान साहब को मिलकर ये मशवरा दिया था कि खान साहब अभी आप असेंबली तहलील मत कीजिए, हमारे पास पंजाब की गवर्नमेंट है। समर, आप चूंकि तहरीक इंसाफ के कैंप्स के भी काफी करीब रहते हैं और बीइंग जर्नलिस्ट आप ऑब्वियसली हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये जो इमरान खान को जो परवेज इलाही की जानिब से मशवरा सामने आया है, जैसे मैं और आप तो मशवरा ही कहेंगे, क्या ये मशवरा ही है या फिर इमरान खान साहब को मज़ाहमत का सामना है परवेज इलाही साहब की तरफ से? देखिए, इमरान खान साहब से जब वो मिलते हैं तो वो मशवरा होता है, वैसे है मज़ाहमत ही है। और पिछले हफ्ते देखा कि पिछले हफ्ते में पीटीआई की टोन बिल्कुल बदलती जा रही है। पहले वो प्यार मोहब्बत से कहते थे, देखें जी परवेज इलाही साहब तो हमारे साथ थे, फिर वो मोनिस इलाही का एक बयान आ जाया करता था, जी हम तो आखिरी वक्त तक, आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है पहले कि क्या काफ लीग तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में उनके साथ आई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद मान चुके मोनिस इलाही कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप जाएं उस तरफ, तो बाजवा साहब के कहने पे अगर आए थे तो वो किसी के कहने पर ही वहां से जाएंगे और किसी के कहने पर ही वहां पे वो रहेंगे तहरीक इंसाफ के कैंप में, जो कि पीटीआई की मोहब्बत से तो आए नहीं है, वो तो अपने फायदे के लिए आए थे। तो इसलिए ना आजकल जो बड़े रास्ते चल रहे हैं, आजकल परवेज इलाही साहब जो कि आज से 7-8 महीने पहले अच्छे लगने लग गए थे नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, फिर वो एकदम से जुलाई में जाके बुरे लगने लग गए, और आजकल वो फिर बहुत अच्छे लगने लग गए पीपल्स पार्टी को, नून लीग को पंजाब के अंदर। तो बड़ी बातें आजकल वहां पे चल रही है, बातचीत बड़ा, यानी समर हम कहें बड़ा लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है सबका आपस में, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा समर, इमरान खान साहब ने जो माशी सूरत हाल है, उन्होंने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें सारी उन्होंने एनालिसिस किया कि जी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है मईशत, लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने सारी स्टेबिलिटी को जो है जनरल इलेक्शन के साथ उसको कर दिया, लिंक कर दिया। सो व्हाट डू यू थिंक कि हुकूमत तो इस हवाले से बिल्कुल विलिंग नहीं है कि वो कह रहे हैं जी इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे, हम अर्ली इलेक्शंस की जानिब नहीं जाएंगे। साग डार साहब के सदर आरिफ अलवी के राब्ते भी हुए। आपको लगता है कि टेबल टॉक की तरफ आने में किस पार्टी की तरफ से ज्यादा रिलक्टेंसी है कि ये यहाँ पे नहीं होंगे और फिर ये इलेक्शन की जानिब जाना इनके लिए, दोनों पार्टीज के लिए मुश्किल होगा? कि जिस तरह का ये टेस्ट मैच चल रहा है, तो खान साहब जो है वो इस वक्त फील्डिंग में है और पीएमएलएन की बैटिंग चल रही है, तो वो किसी भी तरह से उन्हें, या वो कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड हर्ट हो जाए या फिर ये अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दें, वो इनिंग्स डिक्लेयर भी नहीं कर रहे। अच्छा। और खान साहब उन्हें आउट करना चाह रहे हैं किसी भी तरह से। नून दी तो कह दिया कि भाई हम तो 5 दिन तक इस टेस्ट मैच को लेके जाएंगे और ड्रॉ होता है भले ड्रॉ हो जाए, हम अपनी इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो खान साहब चाह रहे हैं वो इनिंग्स अपनी जल्दी डिक्लेयर कर दे। तो अब वो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, कभी वो स्पिनर लगाते हैं, यानी कि भेज देते हैं आरिफ अलवी साहब को, भेज देते हैं के पास के जाए, जाके उनसे बातचीत करें। फिर जब वो देखते हैं वहां से बात नहीं बनी तो फिर वो बाउंसर्स और यॉर्कर्स मारना शुरू कर देते हैं, अपने पेस अटैक को सामने लेके आते हैं, जिससे फवाद चौधरी आपको नजर आते हैं बाउंसर्स मारते हुए, गबर को खुद हाथ आ जाते हैं मैदान के अंदर, क्योंकि खुद भी वो फास्ट बॉलर है। तो अब देखें ना, कल जो आप देखें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें कि केपी के वजीर आला, पंजाब के वजीर खजाना, आजाद कश्मीर के वजीर कलामी की मदद समर, इसमें आप अंपायर का किरदार आपने बात नहीं की। इमरान खान कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि अंपायर क्या करता। अब वो अंपायर की तरफ ही देखें बार बार, वो हर एक दफा कोई करके ना, मतलब कोई बॉल मार के फिर वो अपील करते हैं अंपायर को। तो कल भी खान साहब ने अंपायर को अपील की कि अंपायर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग।
That's true. मसला ये बना हुआ है। ऐसी अच्छा कल जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस टॉक की, उन्होंने मोहसिन कुश इमरान का, उन्होंने कहा मोहसिन कुश से क्या मुज़ाकरात करें। थोड़ी सी बेबसी भी लगी ऐसे कि जैसे पीडीएम वांट्स के हम इस मसले पे बात करें, लेकिन उनको आगे से रिस्पांस नहीं मिला। कुछ देर पहले तो इमरान खान ने ऑफर दे दी थी, एक मशरूत ऑफर। तो इसमें क्या समर कोई हर्ज है कि अगर हुकूमत अभी भले इलेक्शन ना कराए लेकिन इंतखाबात की एक डेट दे दे, लेट्स सपोज जून की एक डेट दे दे या जुलाई की एक डेट दे दे, जो कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा कहते हैं कि हमें एक टेंटेटिव डेट बता दें, और फिर उस वक्त तो ये भी खामोश हो जाएंगे, एक टेंटेटिव डेट भी मिल जाएगी और उससे कम से कम ये जो माशी गैर यकीनी है ये कम हो जाएगी। कम से कम जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा जून में या जुलाई में पाकिस्तान इलेक्शन में जा रहा है। आपको नहीं लगता ये कर देना चाहिए? बिल्कुल, आइडियली तो देखिए इस वक्त ये चीज हो जानी चाहिए, मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। और पीएमएलएन की देखिए उनकी दो जो है ना स्ट्रेटजीज थी। पहला उनका टारगेट ये था, हदफ ये था, किसी भी तरह से स्ट्रेच करके हम नवंबर तक ले आए अपनी गवर्नमेंट और किसी भी तरह हम मेक श्योर कर लें कि फैज नहीं साहब आर्मी चीफ ना बने और आसिम साहब आर्मी चीफ बन जाए। तो चले वो बन गए, या फिर कोई और सीनियर मोस्ट बन जाए, यानी फैज साहब ना बने। वो तो टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया अपना। दूसरा टारगेट नून लीग का ये है कि वो किसी भी तरह से स्ट्रेच करके इस हुकूमत को जून तक ले जाए, ताकि आपको पता है कि जो आखिरी बजट होता है उसे इलेक्शन बजट कहा जाता है। वैसे तो इतना किटी के अंदर हमारी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है आउटगोइंग गवर्नमेंट की, वो कोशिश करती है कि वो एक अच्छा बजट दे के जाए, आवाम को रिलीफ से भरपूर बजट देकर जाए। तो वो पीएमएलएन की अब कोशिश है वो किसी भी तरह स्ट्रेच करके जून तक ले जाए। तो वो जून की बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है कि जून तक पीएमएलएन जो है वो कंटिन्यू करे। परवेज अलाई साहब और मोहम्मद सलाई भी कह रहे हैं कि यार जून का हमें बजट दे के हर सूरत में जाना चाहिए पंजाब के अंदर, उसका हमें पॉलिटिकली फायदा होगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी स्कीम्स, बहुत सी ऐसी मराद, बहुत सी ऐसी जो है अवाम के लिए स्कीम्स वो इलेक्शन बजट के अंदर रखी जाती है कि जिससे आप वोटर को एंटाइज कर सकते हो और उसे आप अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हो। देखो मैंने ये फैसला भी कर दिया, मैंने वो फैसला भी कर दिया आपके लिए, आगे मुझे दोबारा मौका दे तो मैं आपके लिए ये वाले काम करूंगा। तो वो आखिरी बजट बड़ा क्रिटिकल, बड़ा क्रूशियल होता है किसी भी आउटगोइंग गवर्नमेंट के लिए। तब नून लीग चाह रही है कि जून तक किसी तरह स्ट्रेच किया जाए, लेकिन जाहिर है यहाँ पे आसाफी गेम भी है, एक नर्व की गेम भी है और उसके साथ साथ एक तरह ईगो का मसला भी है। क्या वो कह रहे हैं कि इमरान खान को फेस सेवन किसी सूरत में भी नहीं देनी। अभी पीएमएलएन भी आप देखें अपनी इस दौरान अपनी अलाइनमेंट ठीक कर रही है पार्टी के अंदर। आप देखें कि अभी वो अपनी जो तंजीम साजी है वो होगी और मरियम नवाज साहिबा जो है वो आप देखिएगा पीएमएलएन की प्रेसिडेंट उन्हें बनाए जाने की तजवीज ज़ेर गौर है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की सरबराह भी मरियम नवाज को बनाए जाने की तजवीज ज़ेर गौर है। मियां नवाज शरीफ की वापसी, ये सारे प्लान पीएमएलएन भी बना रही है। ऐसा नहीं है कि अब वो पीटीआई के लिए मैदान पंजाब का खाली छोड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर इस वक्त आज की तारीख में जब हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक के साथ पॉपुलर जमात है, पीएमएलएन के मुकाबले में ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन पीएमएलएन ये सोच रही है कि जब मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे पंजाब के अंदर, एग्रेसिव वो कैंपेनिंग करेंगे, रैलीज होगी। आप देखिए ना वो स्टार्ट कर दी, जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जो मीटिंग वगैरह शुरू कर दी है, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट कर दी है। तो वो अवामी राब्ता मुहिम है वो मियां नवाज शरीफ के आने के लिए, जब वो आएंगे तो पंजाब के पहले तारीख के हवाले से कोई माइंड उनका बनेगा कि क्या वो माहौल को देखते हुए पंजाब में वो देखेंगे कि भाई क्या माहौल ऐसा बन गया कि हम इलेक्शन में जा सकते हैं, तो फिर वो पीटीआई से बोलेंगे आई जी बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच समर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपको बताएं मुल्तान टेस्ट के हवाले से, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। पाकिस्तान एक बार फिर, बल्कि पाकिस्तान की ब्रेकिंग एक बार फिर फेल हो गई, ऐसे कहना चाहिए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। मैच के चौथे रोज कौमी टीम 328 रन पर ढेर हो गई। स्पिनर अबरार अहमद ने डेब्यू टेस्ट में 11 खिलाड़ियों को तो आउट किया। दूसरी जानब सऊद शकील ने 94 रन की शानदार इनिंग खेली। इमामुल हक ने 60 रन के साथ थोड़ा सपोर्ट किया। लेकिन इंग्लैंड की जानिब से हम अगर बात करें तो उनकी वाहिद सेंचुरी स्कोर करने वाले हैरी ब्रुक मैन ऑफ द मैच करार पाए। और इस टेस्ट में हार के बावजूद अबरार अहमद की शक्ल में अगर हम तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। बेहतरीन एक मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान को मिला है जिसने सबको हैरान किया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी है इस हार के बाद, बहुत सारे सवालात उसने उठा दिए अरबला, जिनका जवाब जानना जरूरी है। जवाब जानना जरूरी है। और पाकिस्तान की हार को ऑब्वियसली अभी एक मैच रहता है, बट स्टिल हम सीरीज तो हार गए, मैच भी हार गए। परफॉर्मेंस को लेकर, कुछ गलतियों को लेकर सलीम खालिक साहब से बात करेंगे। सलीम खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक ठाक है? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। आप लोग सही हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा सलीम खालिक साहब, मैच तो कल हम हार गए और सीरीज भी हार गए। अब बहुत सारी, बाबर आजम ने भी कहा बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उन पे काम करेंगे। गलतियां तो हुई हैं, लेकिन अब ये जो टेस्ट मैच हम हारे हैं और टेस्ट सीरीज हारे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कसूरवार आप किसको समझते हैं?
देखिए पहली सीरीज नहीं हारे, ये हम दूसरी सीरीज होम ग्राउंड पर हारे हैं, और घर पर तो बांग्लादेश भी शेर होता है, भी इंडिया को उसने हराया, तो हम क्यों घर पे भी बकरी बन रहे हैं, इस चीज को सोचना पड़ेगा। और पहले टेस्ट में हमने पिच बनाई बिल्कुल डेड, कि चलो डेड पिच बना के ड्रॉ कर लेंगे, हार गए। दूसरे मैच के लिए हमने पिच बनाई स्पिन बना के चलो जीत जाएंगे, फिर हार गए। तो कर क्या रहे हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं वो उलट पड़ रही है। सबसे बड़ा जो मुझे मसला नजर आ रहा है वो टीम सिलेक्शन में है। टीम सिलेक्शन हमारी दुरुस्त नहीं है, और मोहम्मद अली और फहीम अशरफ जहां पर आपके मेन फ्रंट लाइन पेसर्स हो, तो आप समझ जाएंगे कैसी हमारी बॉलिंग होगी। जिस पिच पर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने 12 खिलाड़ियों का आउट किया, टॉप क्लास बैटर्स जो है जैसे रिजवान है, बाबर है, वो क्लीन बोल्ड हो रहे थे, वहां पर हमने जो है हमारा कोई पेसर जो है कोई एक विकेट भी नहीं ले सका। अबरार ने नो डाउट बड़ी शानदार बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त स्पिन बॉलिंग उनकी, और वो डिजर्व करते थे। ये मैच उनके लिए जीतना चाहिए था कि यार चलो एक यंगस्टर आया और पहले ही मैच में इतनी विकेट लेके उसने जितवा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और अब बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें सना हुमायूं हमें एक ऐसा अनोखा बाजार दिखा रही हैं जिसमें खवातीन दुकानदार है। कहाँ लेके जा रही हैं, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको एक्सप्रेसो के एक और खूबसूरत सेगमेंट में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट में मौजूद हूँ। PNCA में लगा हुआ है वी कैंप, जहाँ पर होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को किया जा रहा है सपोर्ट और सेलिब्रेट। तमाम तर खवातीन के स्टॉल्स होंगे, तो घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे और आपको बताएंगे कि खवातीन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में और एम्पावर करने में कितनी कोशिश हैं। तो रहिए मेरे इस वक्त मौजूद हूँ एक स्टॉल के सामने, जहाँ पर मुझे खातून जो है वो काफ़ी मसरूफ नज़र आ रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सेल कर रही हैं और यहाँ पर आने का इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, मुझे यहाँ बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी आपकी नज़र आ रही है, जो कि ज्वेलरी बड़े आम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैजुअल वेयर है। तो कैसा प्लेटफॉर्म आपको लगा ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का? बहुत अच्छा लगा है, और इस किस्म के और भी होने चाहिए। और जो बेचारी घरेलू खवातीन हैं उनके लिए चलो ये एक एक्टिविटी भी है और हस्बैंड का हाथ बटाने का एक ज़रिया भी है, तो इस किस्म के होने चाहिए। बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेस किया कि हस्बैंड का हाथ बटाना, क्योंकि मईशत हमारे पाकिस्तान की ऐसी जगह जा रही है कि अब सिर्फ एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलने वाला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सेल कर रही हैं यहाँ पर, और प्राइस आपने जो है वो मार्केट से कंपैरेटिवली कम रखे हैं या क्या प्राइस? बिल्कुल बहुत कम रखे हैं, क्योंकि मैंने जो अपने स्टॉल का किया हुआ है कि मैं अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने किया है कि जो चीज़ मुझे ज़ाहिर है अगर महंगी लगेगी तो दूसरे को भी लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो मार्जिन होता ही है, लेकिन ये है कि ओवरऑल मार्केट से बहुत कम रेट्स में रखे हुए हैं। अच्छा, चलें फिर मैं भी आंटी से कुछ खरीदती हूँ और तब तक आप और एग्जीबिशन देखें। और अब मैं मौजूद एक बड़ी इंस्पायरिंग खातून के साथ जो ट्रक आर्ट का स्टॉल लगाया हुआ है, और मज़े की बात ये कि ट्रक आर्ट इन्होंने खुद पेंट किया हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीजें, तो आइए इनसे पूछते हैं कि कैसे इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बड़ी स्माइल से मुझे इंस्पायर किया है कि, और ये जो खूबसूरत सा आपने स्टॉल लगाया हुआ है फुल ऑफ कलर्स, तो ये ट्रक आर्ट आप खुद करती हैं? जी मैं खुद करती हूँ, और ये मेरा पैशन है, और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, और ये मेरा पार्ट टाइम मेरा प्रोफेशन है। और मैं जब कलर्स को छूती हूँ तो बस अल्लाह की कुदरत पे प्यार आ जाता है। अच्छा, ये ट्रक आर्ट आपने सीखा है, आपका पैशन है, या फिर ये आपकी कोई स्किल है जो आपको खुद ब खुद आ गई है, आपकी हॉबी है? ये मैंने सीखा भी है और स्किल भी है और इनहेरिट भी हूँ। मेरे फादर बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो उसी से फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी से ही है मुझे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, मुझे तो यहाँ पर खवातीन ही खवातीन नज़र आ रही हैं और दिल बड़ा खुश हो रहा है मेरा कि हमारे मुल्क में खवातीन जो हैं वो इतनी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि दे आर अ वाइटल पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना है? यार मैं कहती हूँ ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ना, इसमें मैं तो चले अपनी क्या बात करूं, लेकिन मैं लोगों का भी देख रही हूं कि जो ख़वातीन माशाल्लाह उभर कर आ रही हैं और इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और ये प्लेटफॉर्म है हमारा LGT का प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनसे, सच में मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे। ये मेरा माशाल्लाह मेरा 5वीं एग्जीबिशन है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो तो सिर्फ खवातीन नहीं हैं, उन लोगों का कैसा रिस्पांस है जो आदमी हजरात भी आ रहे हैं या जो फैमिलीज आ रही हैं? वो लोग वाकई में हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आप देखें ये जो ट्रक आर्ट है ना, ये एक ट्रक बनाने वाले और ट्रक को पेंट वाले, वो उस चीज़ पे कॉन्सेप्ट था बस, लेकिन अब घर में एक औरत बैठ के बना रही है तो वो वाकई में हैरान होते हैं कि ये आपने बनाए। तो फिर मैं प्रूफ में उनको अपने हाथ दिखाती हूँ, जी मैंने बनाए। चले, बेस्ट ऑफ लक। और मैं जरा थोड़ी सी शॉपिंग करूँ आपके स्टॉल। एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल मुझे यहाँ नजर आया है और नाम भी इसका आर्ट स्टोरीज बाय सादिया। और जब हमने पूछा तो पता चला कि जनाब ये तो एक डॉक्टर हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया डॉक्टर हैं आप बाय प्रोफेशन और बाय पैशन आप आर्टिस्ट हैं, ये क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं है, 180 डिग्री इधर उधर है, लेकिन ऐसा है कि ये मेरा पैशन था, बचपन से शौक भी था, और जब डॉक्टरी भी कर ली, बाकी सारा कुछ कर लिया, तो मैंने कहा इट्स हाई टाइम अब शुरू करते हैं। तो मैं बस थोड़ा सा दोबारा से शुरू किया, और आर्ट स्टोरीज इसलिए नाम रखा कि क्योंकि मेरी ये दीज आर नॉट जस्ट पेंटिंग्स, मैंने जो है डिफरेंट मीडियाज़, मिक्स मीडिया आर्ट आप इनको कह सकते हैं, वो इस तरह शुरू किया और इस तरह एग्जीबिशंस करनी शुरू की, तो बस इस लाइन पे भी चल पड़े। अच्छा सादिया, ये एक प्लेटफॉर्म है जो बड़ा इंस्पायरिंग है वुमन के लिए, तो आपको इस प्लेटफॉर्म से कितना, मैं कहती हूँ कि एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, कितना फ़ायदा आपको महसूस हो रहा है कि हो सकता है? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसी तरह मैंने एज अ पैशन शुरू किया, और मुझे जब इंट्रोड्यूस कराया, जब मैं इंट्रोड्यूस हुई इन एग्जीबिशन से, तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया इनमें जाके, और मुझे जब ये भी फील हुआ, पहले मुझे लगता था अच्छा ये मैं अपने तक ही करती हूँ और बस कुछ खास नहीं करती, लेकिन ये होता है कि आपको जब आप इस तरह पब्लिक डीलिंग इस टाइप की करते हैं, पब्लिक डीलिंग तो हम हॉस्पिटल्स में भी करते हैं, लेकिन जब इस तरह की करते हैं तो ये जो एग्जीबिशंस होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं, बूस्ट अप करते हैं आपका इस मोरल भी और इस तरह सारी चीज़ें, और ये है कि आपको एक अकम्पलिशमेंट फील होती है कि आपने वाकई कुछ किया है, जो आप कर रहे हैं उसका आपको। अच्छा सादिया, पब्लिक डीलिंग के साथ साथ लोगों का जो रिस्पांस है, एक मार्केट अवेयरनेस भी आती है, तो मार्केट अवेयरनेस के हवाले से इस तरह के जो इवेंट्स हैं कि आपको अपना क्लाइंट का पता चलता है, उसका माइंड पता चलता है, और आपकी जो प्रोडक्ट अवेयरनेस है क्लाइंट को मिलती है, उस हवाले से इस तरह के एग्जीबिशंस कितने फ़ायदेमंद? एब्सोल्युटली 100% ये एग्जीबिशंस ही, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट रिस्पांस होता है ना, क्योंकि मोस्टली जो हम यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, इस तरह के प्लेटफॉर्म एक्चुअली जो जब आपका डायरेक्ट डीलिंग होती है तो आपको पता चलता है कि कस्टमर डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल इस तरह की एग्जीबिशंस में आहिस्ता आहिस्ता आपको अब देखेंगे तो ये जो छोटे आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं, बिकते भी हैं, तो एक तो आपकी प्रमोशन हो जाती है कि आप बड़ी चीज़ बनाते हैं, तो फिर आपके पास कस्टमर आता है कि अच्छा आप यहाँ पे तो डिस्प्ले पे आपको, क्योंकि कस्टमर आता है इतनी सारी स्टॉल्स पे जाता है, तो ऑब्वियसली वो एक हैंडी सी चीज़ उठाना प्रेफर करता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की एग्जीबिशंस जो होती हैं ना, आपको कस्टमर साइकी समझने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। चले, हमारी दुआ है कि आपको बड़ी तरक्की मिले, क्योंकि वही बात है कि अ क्वीन ऑलवेज एम्पावर्स अनदर क्वीन। सो मैं तो हमेशा खुश होती हूँ कि जब औरतें मईशत में इस तरह से हाथ बटाती हैं, बिकॉज वी आर अ स्ट्रॉन्ग वाइटल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, और अब वो वक्त भी नहीं रहा कि औरत हाथ पे हाथ बैठ कर देखे और हालात को सिर्फ अपने हाथों से जाता हुआ देखे। सो बेस्ट ऑफ लक। साथ मैं इस वक्त पेस्टल बेक्स के स्टॉल पर मौजूद हूँ, बड़े खूबसूरत कपकेक्स, ब्राउनीज मुझे नज़र आ रहे हैं, और बड़ी डिफरेंट किस्म की इनकी शॉप है। ऑनलाइन आप भी सेल करती हैं? जी बिल्कुल, होम बेस्ड हूँ मैं, और जो है होम बेस्ड जो है जो डिलीवरीज होती हैं वो करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, ये आप बर्थडे पार्टीज हों या हाई टीज हों उसके लिए करती हैं, तो ये सेम डे आप बेक कर रही होती हैं? जी बिल्कुल, फ्रेशली। और जब ऑर्डर आता है आपको तभी आप उसकी तैयारी करते हैं? जी, दो दिन पहले जो है ऑर्डर आता है तो उसके बताते हैं कि जो है। अच्छा, तो मुझे बताएं लोगों का रिस्पांस कैसा आता है? इस तरह के एग्जीबिशंस आप लोगों के ऑनलाइन बिजनेस के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह प्रमोशन आपकी होती है, दूसरे जो है आपको कस्टमर्स का भी पता चल जाता है कि जैसे कौन सी चीज़ें ज़्यादा आपकी प्रमोट हो रही हैं या ज़्यादा चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए हम आपका ज़रा प्रोडक्ट टेस्ट करें। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ एक बेडिंग स्टॉल पर, जहाँ पर एक खातून जो है बड़े खूबसूरत, उन्होंने कुशन्स और पाउचेस हैं, बड़े डिफरेंट आइटम्स हैं, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुई हूँ। चलिए आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने इस काम की इब्तिदा कैसे की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी।
जनाब ये मिलान आपकी बेडिंग मुझे सारी कलेक्शन लग रही है ना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या क्या रेंज है आपकी। बड़े मुझे कलर्स, बड़े डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। जी, मेरा अपना स्टिचिंग यूनिट है। आई एम बेसिकली ए होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर ना। मेरी पूरी टीम है और वो तमाम टीम जो है उन फीमेल वर्कर्स की है जो कि अपने ब्रेड अर्नर हैं अपने घर की, अपनी फैमिलीज़ की। तो ये सब मैं ख़ुद डिज़ाइन करती हूँ, वो स्टिच करते हैं और बहुत ज़रा इंट्रिकेट वर्क है, छोटे छोटे पीसेस जोड़ के काम होता है, तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसी हिसाब से इसकी रेंज थोड़ी सी ज़रा नॉर्मल से ज़रा ऊपर हो जाती है। डिपेंड्स अपॉन द वर्क, बिकॉज़ बहुत मेहनत वाला काम है और क्वालिटी जो है वो गारंटेड है। आपने जो यूनिट लगाया है उसमें भी समझ लें कि ख़वातीन जो हैं अपनी घर की मईशत में कहूँगी उसमें भी हाथ बटा रही हैं, और जब हम ओवरऑल देखते हैं तो ऑब्वियसली ख़वातीन जो हैं अब मुल्क की मईशत में भी अपना हिस्सा जो है वो डाल रही हैं, और अब ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के जो एग्ज़िबिशंस का प्लेटफॉर्म आता है तो ये आप लोगों के लिए एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर कितना इम्पोर्टेंट होता है? ये तो बहुत ही, मैं तो इनको इनकरेज करती हूँ उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को जो कि होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर लेके आते हैं और हमारे काम को हाईलाइट करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है जिसकी वजह से हम अपने काम को शो कर सकें। हमारा सारा जो है ऑनलाइन काम है, लेकिन ऑनलाइन में रिस्क ये होता है कि लोग इतनी जल्दी वो परचेज़ नहीं करते, इसीलिए हमें एग्जिबिट करके अपनी प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है कि ये देखें हम ये काम कर रहे हैं और हम किस तरह गारंटी कर रहे हैं अपनी चीज़ों की क्वालिटी को। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी टीम है जो कि अपने सोल अर्नर हैं और मैं उन तमाम ख़वातीन को ख़ुद सपोर्ट करती हूँ। इसके अलावा उनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमें तो खुद मिला वही है, लेकिन उन बहुत सारी औरतों को जो सिर्फ अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए अर्न कर रही हैं, तो मुझे इस बात पे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं यहाँ से हमारे पास से अर्न करके। बिल्कुल जनाब, और मीडिया अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगा इन ख़वातीन की हौसला अफजाई करने के लिए और इनके ब्रांड्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि अब ख़वातीन को भी आगे बढ़कर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये एग्जीबिशन देखकर मुझे अपनी ख़वातीन का जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन नज़र आ रहा है। आई रियली अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। जनाब, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से होगी फिर आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज। फिर से बात कर लेते हैं अब कुछ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। मुख्तलिफ बड़े अपसेट्स हुए, बहुत ज़बरदस्त ये जर्नी रही और अब फाइनली वो मरहला आ गया है जिसमें 4 टॉप की टीम्स एक दूसरे के सामने हैं एंड देन उनमें से 2 और फिर एक वर्ल्ड चैंपियन सामने आएगा। इस वक्त सेमीफाइनल का मरहला सर पे है। फाइनल सेमीफाइनल का जो लाइनअप है वो हमें मालूम है, मुकम्मल हो चुका है। आज रात अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया मैच होने जा रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ फीफा 2022। रात दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस और मोरक्को आमने सामने आएंगे। वेल, दिस इज अ स्टोरी। मेसी के पास अपने इस आखिरी मेगा इवेंट में जर्मनी के हाथों 2014 के फाइनल में शिकस्त के बाद ट्रॉफी जीतने का ये आखिरी मौका होगा। दूसरी जानिब हम अगर बात करें लोका मॉड्रिच की, तो उनकी क्रोएशिया की टीम अर्जेंटीना के मद्दे मुकाबिल है। क्रोएशिया मुसलसल दूसरी मरतबा ये मेगा इवेंट फाइनल खेलने की क्या कहना चाहिए खेलने जा रहा है और दोनों टीमें वर्ल्ड कप में तीसरी बार मद्दे मुकाबिल आएंगी। 1998 में नॉकआउट मरहले में अर्जेंटीना ने जीता था, जबकि 2018 में क्रोएशिया ने मैदान मारा था। इस सारी सूरत हाल पे देन आने वाला वक्त मोरक्कन टीम के लिए कैसा होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। वी हैव समवन वेरी पर्टिनेंट टू टॉक अबाउट फुटबॉल। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं, गोलकीपर हैं कौमी फुटबॉल टीम के, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल बासित, वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? बिल्कुल ठीक। अब्दुल बासित, फीफा हर वक्त हम सुन रहे हैं, लोग बहुत क्रेजी तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं। सो आप किस टीम को सपोर्ट करें, और आप चूंकि फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है तो कौन सी टीम आपको ज्यादा लग रही है चांसेस? मेरी फेवरेट टीम तो आउट हो गई वर्ल्ड कप से, ब्राजील। क्योंकि ब्राजील खेल के आया था तो मुझे ब्राजील को मैं सपोर्ट करता था। बड़ा अच्छा, एक उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके अपना क्वार्टर फाइनल में। लेकिन ये है कि इस टाइम तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अर्जेंटीना को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अर्जेंटीना इस टाइम वो टीम है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। एक बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है और साथ साथ मोरक्को की टीम भी है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है। तो प्रॉपर मतलब उसके लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि वो भी
फाइनल तक एटलीस्ट आए। अच्छा, ये जो बड़ी प्रोफाइल्स की टीम है इनको तो हम सभी लोग सपोर्ट करते हैं, कोई ब्राजील को, कोई अर्जेंटीना को, कोई इससे पहले जर्मनी को, लेकिन ये जो छोटी प्रोफाइल्स की टीम है इसमें जैसे मोरक्को, अब एक मैं हमेशा कहता हूँ डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आया है, इसके गेम प्लान को देखते हुए आपको लगता है कि हैरान कर सकता है? क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। आई थिंक बड़ी टीम्स के पास तो एक कैपिटल होता है, बट दे आर उनका तो ये बोनस लग गया इधर तक वो पहुंच गए। तो इस पे क्या कहेंगे? सेकंड टाइम हुआ है कि वर्ल्ड कप जो है वो आउट ऑफ यूरोप और साउथ अमेरिका के बाहर हुआ है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हो रहा है एशिया के अंदर, और जब फर्स्ट टाइम हुआ था तब भी कोरिया सेमीफाइनल खेला था एशियन कंट्री होने की वजह से, और अब फिर आउट ऑफ यूरोप और साउथ अमेरिका गया है तो अफ्रीका की नेशन जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। मोरक्को की टीम इस टाइम बहुत अच्छा अपना खेल पेश कर रही है, और मुझे लगता है कि मोरक्को इस दफा जरूर कोई ना कोई फाइनल इंशाल्लाह पहुंचेगी और जीतेगी। मेरे तो ये दुआएं भी हैं और नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। जबरदस्त। मोरक्को के साथ फ्रांस को वैसे भी नहीं चाहते कि जीते, मैं खुद नहीं चाहता। नहीं भी हमारे बड़े मसाइल, हमारे कुछ जाती मसाइल भी हैं फ्रांस के साथ, आपके साथ ही। अच्छा, अब ऑब्वियसली जिन टीम्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अब मोरक्को को लेकर चूंकि हम उनकी सेलिब्रेशंस को देखते हैं और जैसे आपने खुद भी कहा कि मुस्लिम कंट्री है और हमारी एफिलिएशन या हमारी दुआएं उस तरफ भी हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उनका यहाँ तक आना इट्सेल्फ बहुत अचीवमेंट है। एग्जैक्टली उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंट्रीज को जो है वो अपसेट्स नहीं कि मैं कहूंगा, क्योंकि अपसेट सिर्फ एक मैच का होता है। ये 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं और तीनों बड़ी टीम्स को हरा के ऊपर आए हैं, और ये कोई एक अच्छी टीम के होने की निशानदेही इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि एक अच्छी टीम है जिसने परफॉर्म किया है, जिसने अपना पूरी फॉर्मेशंस के ऊपर, अपने कोच के प्लान के ऊपर वो पूरा उतरे हैं, और उन्होंने वैसे ही प्लान किया था जिस तरह वो उसको उन्होंने आगे पेश किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अच्छा, अर्जेंटीना को भी ना, अर्जेंटीना जब सऊदी अरब से आ रहा था लोग डर गए थे कहीं बाहर ही ना हो जाएं, और लग रहा था ऐसे कि कहीं पहले राउंड से ही, तो इनको भी साउथ अफ्रीका को जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, इनको कहा जाता है चोक कर जाते हैं, बड़े मैच के अंदर जाके हार जाते हैं। फिर अर्जेंटीना उस थ्रिल की तरफ, थ्रिल गेम्स की जाने बढ़ रही है, इनकी सेमीफाइनल, फाइनल, दे आर जस्ट 1 मैच अवे और वो फाइनल में होंगे। आपको क्या लगता है, क्या आज के मैच का प्रेशर जब क्रोएशिया ब्राजील जैसी बड़ी टीम को बीट करके आ रहा है, तो आपको लगता है कि वो मैनेज कर पाएंगे? डेफिनेटली प्रेशर होगा उसके ऊपर अर्जेंटीना, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वो जो पहला मैच अपना लूज किया था उन्होंने, तो उसके बाद ये बहुत बड़ी, हमेशा से आपने देखा होगा कि क्रिकेट में भी ऐसे रहा 92 के वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान हारता हारता बाहर से आके जीत गया, तो इसी तरीके से ये इसमें भी ऐसे ही है, क्योंकि जब टीम एक हारती है तो फिर उसके अंदर जब कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो जाए और फिर जीत की तरफ चल जाए, फिर वो जीती चली जाती है। और क्रोएशिया के अंदर नो डाउट मॉड्रिच खेल रहे हैं, मॉड्रिच का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप है और उनका भी ये 5th वर्ल्ड कप है, और मेसी का भी 5th वर्ल्ड कप है, तो दोनों की कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरीके से इस ट्रॉफी की तरफ बढ़ें। तो ऐसा क्या एज है अर्जेंटीना को क्रोएशिया के ऊपर जिसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि अर्जेंटिना शायद ज्यादा बेहतर उसके चांसेस? ऑब्वियसली क्योंकि अर्जेंटीना वर्ल्ड रैंकिंग में क्रोएशिया से ऊपर है, और अर्जेंटीना के ऊपर बड़े अच्छे बेस्ट प्लेयर्स हैं जो इस टाइम खेल रहे हैं। उनका कीपर इस टाइम बड़ी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन क्रोएशिया का कीपर भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। 2 मैचेस वो अपनी टीम को पेनल्टीज के ऊपर जितवा चुका है, जबकि रिसेंट जो मैच है वो अर्जेंटीना का गोलकीपर भी पेनल्टीज पे अपनी टीम मिस होने पे है, तो फिर ब्राजीलियंस की भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, मिस होने पे दे हैड द चांस। एग्जैक्टली। अच्छा जी, कल हमने एक, आप सब इस डिस्कशन के अंदर एक वीडियो को बिल्कुल मिस कर रहे हैं, वो है रोनाल्डो की वीडियो। वो फैन बेस बहुत ज्यादा है, और अगर आप कतर स्टेडियम के अंदर भी देखें तो ज्यादातर लोग जो किट्स के अंदर, मेसी की किट्स के अंदर नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग आज फिर बहुत डिसअपॉइंट होंगे, दिल टूटेंगे ब्राजील के बाद अगर अर्जेंटीना जाती है, बिकॉज ये दोनों ब्रांड्स हैं, ब्राजील एंड अर्जेंटीना ब्रांड्स हैं फुटबॉल को लेकर। सो देखते हैं क्या सूरत आती है। थैंक यू वेरी मच बासित, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने बड़ी जबरदस्त ओपिनियन हमारे सामने की। बट वी हैव, और हमने ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हमने आपको अपना सेगमेंट भी दिखाना है, लेकिन उससे पहले हमने स्मॉग के हवाले से लाजमी बात करनी है जी। स्मॉग अभी भी है, बहुत सारे लोगों अभी ही तो है, हाँ अभी है वैसे। अब बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, गले के मसाइल हैं, फ्लू है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो प्लीज एहतियात करें, और जब तक बारिश नहीं होगी ऐसे रहेगा। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, खासतौर पे मोटरवेज, हाईवेज के ऊपर जब स्मोक फोक मिलके फिनोमेनन। आजकल वैसे हम आज तक कंफ्यूज ही रहते हैं, ये माहिरीन बताते हैं कि पोल्यूशन के साथ मिलके जो होता है स्मोक बनता है। तो लाहौर इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो हम सब ने एहतियात करनी है, और लोगों ने जो मास्क पहनना छोड़ दिया ना, पब्लिक अवेयरनेस की बात, भाई
मैंने तो दोबारा शुरू कर दिया ब्लासम का। हाँ, कल से हम मैं तो क्योंकि मजबूरी बन गई। आप अगर मास्क के बगैर घर से बाहर होंगे तो आपके गले को आपको फील होगा कि आप एक आलूदा फिजा में सांस ले रहे हैं। सो प्लीज मास्क और खासतौर पर बच्चों को जरूर पहनाइए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको दिखाएंगे अपना सेगमेंट साइंस एंड टेक, जिसमें वकार अहमद मलिक बता रहे हैं कि नासा के पानी के हवाले से तहकीक के मंसूबे के बारे में क्या है और इस मंसूबे की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इनको हेल्प सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो आप देखिए सेगमेंट साइंस एंड टेक और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। जैसे कि आप जानते हैं कि माहौलियाती तब्दीलियाँ या मौसमियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती तग़य्युरात जो हैं वो बाकायदा अब एक थ्रेट बन के सामने आ गए हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए। हमारे आने वाली नस्लों के हवाले से अगर हम सोचें तो बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त हमारे सामने खड़े हो गए हैं और इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो बहुत पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था वो सब कुछ अब वकूअ पज़ीर हो रहा है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ दुरुस्त कैसे होगा। हमने तो पाकिस्तान में देखा है जिस तरह सैलाब आ रहा है, जिस तरह फ्लैश फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है और ये तमाम चीज़ें हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। इसी तरह पूरी दुनिया डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे अगर हम अभी देखें तो बुलंदियों को अगर हम देखें, बुलंद पहाड़ों पे देखें तो वहाँ पे मौसमी तग़य्युरात जो हैं वो बहुत वाज़ेह आपको नज़र आते हैं। पूरे पैटर्न चेंज हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैदान वाले बच जाएंगे, प्लेन्स भी इस तरह अफेक्ट होंगे और बहुत बुरी तरह होंगे। तो अब करना क्या है? कर सिर्फ ये सकते हैं कि हम साइंस की मदद से इसका हल निकाल सकते हैं और साइंस की मदद से जब मैं कह रहा हूँ कि हल निकाल सकते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा डाटा चाहिए। पैटर्न्स आपको रिकॉग्नाइज करने हैं, आपको देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे ग्लोब का आपको डाटा चाहिए। इस हवाले से नासा जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहा है 12 दिसंबर को और ये प्रोग्राम है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, SWOT इसको कहते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली ताउन है नासा का और फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो है CNES का, इनका आपस में, और फिर डेफिनेटली इसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी आती है और यूके स्पेस एजेंसी भी आती है। तो ये जो है पूरी दुनिया का जो प्लेनेट है, अर्थ है, इसका जो 90% पानी है उसका सर्वे है। ये हमारे लिए भी बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत अहम है। 12 दिसंबर को लॉन्च है, फैल्कन 9 रॉकेट इसमें इस्तेमाल होगा। अब जिस तरह कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में जो कॉन्फ्रेंस हुई मौसमियात के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, उसमें ये कहा गया कि थर्ड वर्ल्ड जो है वो सफ़र कर रही है, जबकि उनका इसमें कंट्रीब्यूशन जो है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से या तमाम चीज़ों के हवाले से उनका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। जबकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके जो काम हैं उनकी वजह से थर्ड वर्ल्ड जो है वो मुतासर हो रही है। इस तरह के ममालिक मुतासर हो रहे हैं, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छा डाटा की शक्ल में, बहुत एक जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस की शक्ल में आ जाएंगी हमारे पास जब ये 12 दिसंबर को लॉन्च होगा और उसके बाद इसके जो एनालिसिस बाद में आएंगे। नासा की अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, यानी ये जो प्रोग्राम है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी SWOT, इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे अहम और यूनिक चीज़ तो यही है कि ये पहली दफ़ा होने जा रहा है और इतने बड़े लेवल पे होने जा रहा है। यानी अर्थ सरफेस पे फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रोग्राम जो है जो कि सर्वे करेगा पानी के हवाले से वो लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली इस पे फ्लड्स पे हवाले से भी तहकीकात होंगी। SWOT की खूबसूरत बात यह है कि 60 माइल्स है, बेसिकली 100 किलोमीटर से ये जितने भी इमेजेस हैं वो आएंगे और वो इमेजेस जो हैं वो हाई डेफिनेशन होंगे। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए ये भी पहली दफ़ा होगा कि हाई डेफिनेशन इमेजेस जो कि 100 किलोमीटर या 60 माइल से वो बनाए जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होंगे रिसर्च के हवाले से। जितनी भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं उनके हवाले से रिसर्च है। आपको मालूम है कि दुनिया की बड़ी बड़ी झीलें जो हैं वो सहरा में तब्दील हो रही हैं। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पे बहुत वाज़ेह चीज़ें नज़र आ रही हैं, वाज़ेह पैटर्न नज़र आ रहे हैं। दरिया खुश्क हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें इंसान की अपनी कार फरमाई है, लेकिन वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं वो ऑफकोर्स इसी जो रिसर्च का प्रोग्राम है इसी से पता चला। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं, बहुत बड़े सवालात हैं और ये सवालात जो हैं ये बहुत संजीदा हो जाते हैं जब ममालिक एक दूसरे पे चीज़ें डालते हैं, जिम्मेदारियाँ डालते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं, तो फिर ये बाकायदा एक सियासी चीज़ बन जाती है और सब्जेक्टिव बन जाती है। तो इसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए नासा का ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है सो दैट कि हमारे पास एविडेंसेस हों, इंसानों के पास एविडेंसेस हों बाकायदा साइंटिफिक, जिनकी बुनियाद पे वो मुकदमे कायम कर सकें, जिनकी बुनियाद पे वो अपना जो नैरेटिव है बिल्ड कर सकें। नासा का जो प्रोग्राम है SWOT डाटा, इसका जो सबसे अच्छा इस्तेमाल है वो ये होगा कि पूरी दुनिया में जो खुश्क साली का पैटर्न है वो हम देखते हैं कि वो मुसलसल एक ही चला चला जाता है। और दूसरा ये देखते हैं कि जहाँ पे फ्लड्स हैं तो और सैलाब आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, वो भी उनका भी ये ख़ास पैटर्न है। और ये पैटर्न जो है ये क्यों है, ये जब हम बड़े स्केल पे चीज़ों को देखेंगे
अभी तक हमारी तमाम तहकीकात जो हैं वो थोड़ा सा नैरो डाउन हम करके देख रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े स्केल पे ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो हमें वाज़ेह जवाबात मिलेंगे। तो बात यह है कि नासा के वाले से जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी प्रोब जा रही हो तो कोई भी मिशन जा रहा था तो आपको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा अपडेट करते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वेबसाइट है उनकी। बच्चों के वाले से तो कमाल ही, आपको मालूम है कि जो 4th ग्रेड और 5th ग्रेड में बच्चे पढ़ते हैं उनका जो डाटा है जो वेबसाइट के वाले से में जो इन्फॉर्मेशन है ऐसे बच्चों के लिए उसका अलहदा सेक्शन है, उससे बड़े बच्चों का अलहदा है, फिर यानी मीडिया पर्सनस के लिए अलहदा है, रिसर्चर्स के लिए अलहदा है, अब बहुत सारी किताबें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। डेफिनेटली ये जो आएगा ये जो बहुत बड़ा मिशन है पानी के हवाले से और पानी की तहकीकात के हवाले से जब मिशन जाएगा तो मिशन के बाद इसकी जो अपडेट्स हैं 12 दिसंबर के बाद इसकी जो अपडेट्स हैं ये हाई डेफिनेशन इमेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये अपडेट होती रहेंगी उसकी वेबसाइट पे। सो अपने बच्चों को ज़रूर लगाइए, ख़ुद भी देखिए और अपडेटेड रहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज के वाले से, क्लाइमेट चेंज मेरा मसला है, क्लाइमेट चेंज आपका मसला है और क्लाइमेट चेंज हमारे बच्चों का मसला है। बुनियादी तौर पे ये हमारे बच्चों का मसला है क्योंकि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम जो भी आजकल पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस चीज़ है, माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत सीरियस चीज़ें हैं और इस वक्त दुनिया में जो काम हो रहा है उसके हवाले से बहुत सारी सियासी इस्तेमालात भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, हमें ऑब्जेक्टिव रहना है। और नासा का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, 90% का जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तो ऑफकोर्स हमारे बयानिए जो हैं जो भी जिसका बयानी है उसके पास बहुत सारे शवाहिद आ जाएंगे, साइंसी शवाहिद आ जाएंगे। अपने बच्चों को अपडेट रखिए इस मिशन के हवाले से, जो भी इसके हवाले से इमेजेस आते हैं, हाई डेफिनेशन इमेजेस आते हैं, जो रिसर्च आती है, अपने बच्चों को ज़रूर अपडेट रखिए, खुद भी अपडेट रहिए, देखते रहिए साइंस एंड टेक।